हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है स्टैटिक जीके की सीरीज नंबर 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले 4 सीरीज हमने आपको करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। हम आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहिए अंत समय तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा है। कौन सा है? तो अप्सरा। अप्सरा क्या है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो ट्राम्बे यानी कि मुंबई में स्थित है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। कब? अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और इसे बनाया किसने था? इसकी परिकल्पना को किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा। कब? तो 1955 में तैयार किया गया था। ठीक है। और इसे अप्सरा नाम कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? तो 20 जनवरी 1957 में प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित इसे अप्सरा नाम दे दिया गया। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता है? जो ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 है, ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है। ये टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का आयोजन कब हुआ था? तो वह हुआ था 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक हुआ था। इसमें इन्होंने मेलबर्न में ये आयोजन किया गया था। इसमें जो नोवाक जोकोविच थे, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता था। और इन्होंने हराया किसे था? तो डोमिनिक थियम को हराया था। ये डोमिनिक थियम कहाँ के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है। और जो ये जोवाक नोकोविच ने ये पुरस्कार जीता था, ये कौन सा था? तो ये 17वां ग्रैंड स्लैम था। कौन सा? 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता था, नोवाक जोकोविच ने, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल 2020। आप सभी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो आप सभी बताइए कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। जो हमारा सूर्य है, ये हाइड्रोजन गैस का एक विशाल ढेर है। ठीक है। और उसमें अत्यधिक उच्च ताप होता है, जो कि सूर्य को एक बड़ी ताप नाभिकीय भट्टी माना जा सकता है। क्या? तो एक उच्च ताप की नाभिकीय भट्टी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें किस स्थल से जो कब्रगाह है, इसमें आदमी के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रोपड़। कहाँ? तो रोपड़। ठीक है। भारत का जो इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये सभ्यता जो थी, ये 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। कब? तो 2500 ईसा पूर्व। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कब प्रचलित हुई। तो 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। ठीक है। जो ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये मिस्र और मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से अधिक उन्नति थी। ठीक है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था? जो मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश था, वह कौन था? तो वह था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन था? तो हर्यक वंश था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कितने? तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। उसमें जो मगध था, ये सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। और मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था। जिसका पहला शासक कौन था? तो वह था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का नाम याद रखिए। अच्छा, बिंबिसार कब से कब तक रहा शासक मगध का? तो वह रहा है 544 से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है। 544 से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार जो था
पर यहाँ का शासक रहा था और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वह ग्रीवरेज यानी कि राजगृह में थी। ठीक है, और इसका अंतिम शासक भी हम आपको बता दें कौन था, तो वह था उदाइन। कौन था, तो उदाइन था। उदाइन कब से कब तक रहा, तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। आप सभी ये एग्जैक्ट याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जो पाल शासक था धर्मपाल, इसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, तो इसने कराई थी विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये कौन, गोपाल, इन्होंने कराई थी। इसके पश्चात धर्मपाल के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें जो धर्मपाल था ये विजयी हुआ। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो जीर्णोद्धार था ये भी धर्मपाल ने ही कराया था। और धर्मपाल ने ही सोमपुर में बौद्ध विहार का भी निर्माण कराया था। तो आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो वह किसका था, नसरुद्दीन का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बलबन ने 1248 से 1265 ईस्वी तक इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कितने दिन, तो 1248 से 1265 तक। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। और जो नसरुद्दीन था ये महमूद ने संपूर्ण शक्ति बलबन को प्रदान कर दी थी, जो कि 40 अमीरों दल का प्रमुख नेता था। कितने, तो 40 अमीरों दल का प्रमुख नेता था, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था। जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने दक्षिण विजय का मिशन किसे सौंपा था, तो वह सौंपा था मालिक काफूर को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा, तो ये 1296 से, इसका शासनकाल कब से रहा, 1316 तक रहा। आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और खिलजी वंश का ये शासक था, ठीक है, जिसने 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। कहाँ, तो देवगिरी पर, और अपार धन संपत्ति जो है इसने प्राप्त की थी। मलिक कफूर जो था उसका ही सेनापति था। किसका, तो अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति कौन था, तो वह था मलिक कफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था। क्या, 1000 दीनार में। अच्छा, जो ये मलिक कफूर है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, किसे जाना जाता है, मलिक कफूर को जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। जो मराठा साम्राज्य में पेशवा थे इनमें लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम को। किसे, तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है ये 1773 का विनियामक अधिनियम था, इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 1773 के विनियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कह सकते हैं, के द्वारा बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन था, तो वह था वारन हेस्टिंग। ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना भी की गई थी। और उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन था उच्चतम न्यायालय का पहला, तो वह था एलिजा इम्पे। कौन, एलिजा इम्पे। और तथा अन्य 3 न्यायाधीश भी चुने गए थे, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी हम आपको बता दें, चैम्बर्स, लेमेस्टर व हाइट, इन तीनों को भी नियुक्त किया गया था। ये आप सभी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समांतर सरकार का गठन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये बलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, वार्धा में जुलाई 1942 में आयोजित जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी आंदोलन के समय देश के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समाप्त
समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये समांतर सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत है ये किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, वर्ष 1848 से 1856 तक जो लॉर्ड डलहौजी था ये गवर्नर जनरल रहा, जिसने एक नई नीति अपनाई थी। क्या वह थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये सिद्धांत इसने अपनाया था। इसे मतलब क्या कह सकते हैं? तो यानी विलय नीति। ठीक है, इसे बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या कहते हैं? विलय नीति। ठीक है, इसे विलय नीति भी हम लोग कह सकते हैं। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो रियासत है वह सब हड़प कर ली जाएगी। यही थी विलय नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो वह माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? जो भारतीय उपमहाद्वीप था ये किसका भाग था? तो इसका राइट आंसर है गोंडवानालैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कहाँ? तो गोंडवानालैंड जो है इसका भाग था भारतीय उपमहाद्वीप का। भारत जो है एक विशाल भूभाग है जिसका निर्माण विभिन्न भूवर्गीय कालों के दौरान हुआ है और जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। ठीक है, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से जो भूशास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ स्थित है? तो ये काकाकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, इस पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 8611 मीटर। ठीक है, और प्रश्न में पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है नंदा देवी पर्वत। कौन सी है? तो नंदा देवी पर्वत। ठीक है, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 7817। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो वह कौन सी नदी है? वह है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं वह कौन कौन सी है? तो सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ यानी कि राजस्थान के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से ये नदी कहाँ जाती है? तो अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। ठीक है, तिलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और उसके पश्चात कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। ये संपूर्ण नदी जो है ये तंत्र एक अल्पकालिक है और इसलिए लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? जो सुंदरी वृक्ष है ये ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो जो मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग है ये कहाँ? तो ये छोटा नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। छोटापुर नागपुर पठार जो है ये बिहार राज्य के दक्षिण में स्थित है, जिस पर महानदी सुवर्ण रेखा, सोन और दामोदर नदियां बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह कौन सा तत्व है? वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है जो अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य एक गैसीय पिंड है और इसीलिए इसकी संरचना अन्य ग्रहों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत
भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाकी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, बिना विभाग के भी मंत्री होते हैं, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, लेकिन कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल जो है ये सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, और कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव जो है इस सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून जो था ये कब आया? तो ये 1985 में आया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो वह किस संशोधन के तहत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो दिसंबर 1992 में हुआ था, ठीक है। संसद द्वारा पारित किया गया था, और इस संशोधन के माध्यम से शहरी जो है भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई थी। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी अथवा नगरीय स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हाइपोथैलेमस। कौन सी? तो हाइपोथैलेमस वह ग्रंथि है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है, ठीक है। और ये ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि है ये हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। हाइपोथैलेमस प्यूटेटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है? कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, या फिर आय घटती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जाहिर सी बात है, जब आय बढ़ेगी तो घटिया वस्तु की मांग भी कम होगी, क्योंकि घटिया वस्तु कोई थोड़ी ना खरीदेगा जब उसकी आय बढ़ेगी। इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? जो बाजार का नियम था ये किसने प्रस्तुत किया? ये जेवी से ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। से का बाजार नियम रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। जेवी से वे ये धारणा व्यक्त की कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करता है। उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करती है, और उत्पादक वस्तुएं उत्पादित करता है, वे साधनों पर व्यय करता है, और परिणाम स्वरूप उपभोग प्रक्रिया वस्तुओं के लिए मांग पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वह कौन सी थी? तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये 1974 से 1978 तक चली थी, ठीक है। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही 5वीं योजना को समाप्त कर दिया था। इस योजना में योजना आयोग का लक्ष्य क्या था? तो वह था गरीबी हटाओ। अक्सर एग्जाम में पूछा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो गरीबी हटाओ, निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम जो था परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से ये इसी योजना के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है व्यक्तिगत यूनिट से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये 1998 में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 1998 में इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। ठीक है, इससे किसानों को जो कर्जा मिल रहा है उसकी ब्याज दर कम होती है, जिसकी वजह से किसान जो है आसानी से कर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। अगर आपको हमारी दी हुई नॉलेज पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और बैकग्राउंड वॉइस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपनी नॉलेज पे ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।